नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार शर्मा। आज हम देखेंगे कि कक्षा 12 का विषय लेखाशास्त्र अध्याय नंबर 5 रोजनामचा का पार्ट 3 संयुक्त एंट्रियां। देखिए, संयुक्त एंट्रियां किसे कहते हैं? जिन प्रविष्टियों में दो से अधिक खाते प्रभावित होते हैं उन्हें संयुक्त प्रविष्टियां कहते हैं। देखिए, सामान्यतः जब भी कोई लेन देन होता है उस लेन देन का लेखा रोजनामचे में किया जाता है। जब भी रोजनामचे का एक सामान्य लेन देन का लेखा करते हैं तो उसमें दो खातों पर इफेक्ट पड़ता है, एक तो नाम और एक जमा। लेकिन जिन प्रविष्टियों में दो से अधिक खाते प्रभावित होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? संयुक्त प्रविष्टियां। देखो, संयुक्त प्रविष्टियां निम्न तीन प्रकार से की जा सकती हैं। देखिए, एक खाते के नाम पक्ष में और एक से अधिक खाते के जमा पक्ष में, यानी संयुक्त जो प्रविष्टियां है उसका पहला नियम क्या है, पहला प्रकार क्या है कि एक खाते के तो क्या होगा? नाम पक्ष में, और एक से अधिक खातों के क्या होगा? जमा पक्ष में लिखा जाएगा। अब देखिए, दूसरा प्रकार क्या है? एक से अधिक खाते के नाम पक्ष में लिखा जाएगा और सिर्फ एक खाते के किस में लिखा जाएगा? जमा पक्ष में लिखा जाएगा। इसी प्रकार जो प्रकार 3 है उसमें देखेंगे कि एक से अधिक खाते में क्या किया जाएगा? नाम पक्ष में लिखा जाएगा और एक से अधिक खातों के ही जमा पक्ष में लिखा जाएगा। यानी संयुक्त प्रविष्टियां करने के 3 प्रकार हैं। एक खाते के तो नाम पक्ष में लिखना, और जो दूसरा खाता है जमा पक्ष, उसके दो खातों में या दो से अधिक खातों में लिखना। इसी प्रकार दूसरा प्रकार क्या है कि एक से अधिक खातों में तो नाम करना और जबकि जमा में सिर्फ एक ही खाते में जमा करना। दूसरा प्रकार क्या है? एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक खातों में तो क्या करना? नाम, या इसी प्रकार दो या दो से अधिक खातों में क्या करना? जमा। अब हम इन प्रविष्टियों के बारे में और देखेंगे कि वास्तव में एक संयुक्त रोजनामचा प्रविष्टि दो या दो से अधिक सरल प्रविष्टियों का मिश्रण होती है। यानी जो संयुक्त एंट्री होती है वो संयुक्त एंट्री दो या दो से अधिक जो सरल प्रविष्टियां होती हैं उनका क्या होती है? मिश्रण होती है। ठीक है, लेकिन ये लेन देन एक ही तिथि के होने चाहिए तथा दोनों लेन देनों में एक खाता समान होना चाहिए। देखिए, जो संयुक्त एंट्री है, संयुक्त एंट्री करने की दो शर्तें क्या क्या है कि जो भी दो लेन देन हो वो एक ही तिथि के होने चाहिए, यानी एक ही दिन के होने चाहिए। इसी के साथ उन दोनों एंट्रियों में या दोनों लेन देनों में एक खाता क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखो, इसको हम उदाहरण के साथ समझेंगे। देखो, 30 दिसंबर 2014 को 6,000 रुपए का वेतन चुकाया। इसमें देखिए दूसरा लेन देन देखिए, 30 दिसंबर 2014 को 12,000 का किराया चुकाया। अब आप सबसे पहले देखेंगे कि ये भी 30 तारीख है और ये भी 30 तारीख है, दोनों सेम है। अब इसी के साथ देखेंगे कि इन दोनों में क्या है? वेतन चुकाया और इसमें क्या है? किराया चुकाया, यानी कैश में चुकाया, यानी दोनों में एक खाता क्या हो गया? समान। कौन सा खाता? कैश का खाता। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दोनों लेन देनों में कौन कौन से खाते प्रभावित हुए हैं और जो खाते इफेक्टेड हुए हैं और उन खातों का प्रकार क्या है। फिर देखेंगे कि उन खातों के नियम क्या है और उन नियमों के अनुसार ही क्या करेंगे? रोजनामचे में एंट्रियां करेंगे। तो देखिए, वेतन चुकाया, तो देखो वेतन क्या होता है? व्यय होता है, और वे जो होते हैं उन्हें नाम मात्र के खातों के नाम से जाना जाता है। अब नाम मात्र के खातों के नियम क्या है? समस्त व्यय को क्या करना है? नाम या डेबिट। तो देखिए, वेतन को क्या कर देंगे? नाम। अब चुकाया मतलब नगद में चुकाया है। ठीक है, अब नगद में चुकाया है तो नगद क्या है? संपत्ति है, और संपत्ति वास्तविक खाते के तहत आएंगी। अब वास्तविक खाते का नियम क्या है कि जाने वाली संपत्तियों को क्या करना है? जमा। तो यहाँ पे कैश को क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। इसी प्रकार अगली एंट्री में 12,000 का क्या चुकाया है? किराया। तो किराया भी क्या है? व्यय है। ये भी किस में जाएगा? नाम मात्र खाते में, और इसको भी क्या करना पड़ेगा? नाम करना पड़ेगा। चुकाया है तो वो भी कैश में चुकाया है, और कैश क्या है? संपत्तियां हैं। संपत्तियां किस में जाएंगी? वास्तविक खाते में, और वास्तविक खाते का नियम क्या है कि जाने वाली संपत्ति को क्या करना है? जमा करना है। तो देखिए एंट्रियां, देखिए सरल प्रविष्टियों में देखेंगे पहले ये क्या है? सैलरी। देखो, सैलरी अकाउंट को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि सैलरी क्या है? खर्चा, और खर्चों को क्या करते हैं? नाम करते हैं। तो देखो, डेबिट करेंगे कितने से? 6,000 से करेंगे। और कैश व्यवसाय से चला गया तो क्या कर देंगे? इसको जमा। इसी प्रकार रेंट क्या है? खर्चा है, और खर्चे को कितने से कर देंगे? डेबिट 12,000 से, और कैश को क्या कर देंगे? 12,000 से जमा। अब देखो, इन दोनों को मिलाकर जब संयुक्त एंट्री की जाएगी तो कैसे करेंगे?
2014 दिसंबर 30, क्योंकि सेम डेट है तो एक ही बार लिखेंगे। देखो सैलरी को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कितने से, 6000 से। इसी प्रकार रेंट को क्या कर देंगे, डेबिट कितने से, 12000 से। अब देखो इसमें भी कैश था, इसमें भी कैश है, तो ये 6000 और 12000 कितने हो जाएंगे, 18000। तो इस संयुक्त एंट्री में क्या क्या करेंगे, एक ही बार कैश को क्या करेंगे, जमा, कितने से, टोटल से 18000 से। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि देखो संयुक्त प्रविष्टियां करने का जो उद्देश्य होता है ना, वो उद्देश्य होता है एक तो समय की बचत करना, एक होता है स्पेस या स्थान की बचत करना, और क्या होता है इसमें टाइम, समय भी क्या लगता है, कम लगता है। इसलिए क्या की जाती है, संयुक्त एंट्रियां की जाती हैं। अगला देखिए हम एक उदाहरण की सहायता से देखेंगे कि संयुक्त प्रविष्टियों के और कौन कौन से प्रकार हैं, किस तरीके से संयुक्त एंट्रियां की जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले नीचे दिए गए लेन देनों को सुप्रिया कौन है, व्यवसाय की स्वामिनी, यानी व्यवसाय कौन करती है, सुप्रिया करती है, ठीक है, कि भइयों में प्रविष्टि कीजिए, यानी अपन को सुप्रिया की भइयों में क्या करनी है, एंट्रियां करनी है। भइयों से मतलब क्या है, रोजनामचे में एंट्रियां करनी है, ठीक है। और सुप्रिया कौन है, व्यवसाय की स्वामी। देखिए 2014 का जनवरी 8 का लेन देन क्या है, 5000 रुपए का माल सरिता से क्रय किया। अब देखिए सबसे पहले 5000 रुपए का माल क्या किया है, क्रय किया है, किससे किया है, सरिता से। देखिए जब भी नाम आ जाता है किसी का तो हम क्या देखेंगे कि ये लेन देन कैसा है, उधार में है, ठीक है। अगर नाम नहीं आता तो हम क्या समझते हैं कि ये लेन देन किस में है, कैश में है, ठीक है। अगर लिखा हुआ आता है कि ये लेन देन उधार में है तो उधार मानना है, अगर नगद लिखा हुआ आएगा तो कैश में मानना है, ठीक है। इसमें नाम दिया हुआ है तो हम क्या मान लेंगे कि ये ट्रांजैक्शन किस में है, उधार में है, ठीक है। अगला देखिए जनवरी 12 को नेहा ने 4000 रुपए का माल सुप्रिया से उधार खरीदा। देखो सुप्रिया ही तो बेच रही है और अपन को किसकी भइयों में एंट्रियां करनी है, सुप्रिया की में, यानी सुप्रिया माल बेच रही है। जब भी आपको किसी की खाता भइयों में एंट्रियां करनी हो तो जैसे सुप्रिया, आप खुद को स्वयं को सुप्रिया मानकर खाता भइयों में एंट्रियां करेंगे, यानी अपन मान सकते हैं कि ये माल अपन ने बेचा है। तो ठीक है, कितने का माल बेचा है, 4000 रुपए किसको दिया है, नेहा को। अब देखिए जनवरी 18 को क्या देख, नेहा से 3850 रुपए का चेक उसके खाते के पूर्ण निपटान के बदले में प्राप्त किया, ठीक है। आप देखिए जो ये नेहा है, इस नेहा से अपन कितने रुपए मांगते थे, 4000 रुपए, लेकिन नेहा ने पूर्ण भुगतान में कितने का चेक दिया, 3850 का। अब जो ये 150 का डिफरेंस है ना, इसकी देखो क्या मिल गई, इसने 150 की छूट दी, यानी सुप्रिया ने नेहा को 150 रुपए की क्या दे दी, छूट। अब आप देखेंगे कि सुप्रिया कौन है, जैसे मान लो अपन है, सुप्रिया व्यवसाय कर रही है, सुप्रिया ने किसी को 150 रुपए की छूट दे दी, तो सुप्रिया के लिए क्या हो गया, ये नुकसान हो गया, यानी व्यय हो गया। तो इस छूट को क्या कर देंगे, डेबिट, क्या कर देंगे, नाम या डेबिट। अगला देखिए जनवरी 20, 4900 का भुगतान सरिता को दिया। अब देखो सरिता कौन है, जिससे अपन ने 5000 का माल, ये देखो 5000 का माल सरिता से क्रय किया। अब इस सरिता को अपन माल पैसे चुका रहे हैं, ठीक है, कितने, 4900, जबकि सरिता अपने से कितने पैसे मांगती थी, 5000। तो देखो 100 का क्या हुआ, उसने 100 रुपए की छूट अपन को दे दी। अब की बार 100 रुपए की जो ये छूट है वो सुप्रिया को प्राप्त हुई है, यानी सुप्रिया के लिए क्या है, फायदा। और जब भी फायदा होता है तो वो किस में जाएगा, नाम मात्र के खाते में। अब नाम मात्र खाते का नियम क्या है, समस्त फायदे और लाभ को क्या करना है, जमा। तो इस छूट को अपन क्या कर देंगे, जमा, ठीक है। देखिए अगली एंट्री है जनवरी 22 को 10,000 का माल नगद में खरीदा। देखो नगद में खरीदा है माल तो कैश आएगा, ठीक है, इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि नगद में खरीदा है, तो अपन को किस में मानना है, कैश में मानना है। अगला देखिए जनवरी 24, कविता 15,000 का माल बेचा, ठीक है, उसे 20% का व्यापारिक छूट दी। देखो व्यापारिक छूट क्या होती है, ट्रेड डिस्काउंट। देखो व्यापारिक छूट का लेखा खाता बहियों में नहीं किया जाता है, ठीक है, इसलिए हम अपन क्या करेंगे, जो ये 15,000 है इसमें से 20,000 घटाकर एंट्री करेंगे। 15,000 का 20% कितना होगा, 3,000, तो बाकी कितना बचेगा, 12,000, यानी खाता बहियों में अपन को एंट्री कितने से करनी है, 12,000 से। आगे देखेंगे जनवरी 29, कविता से चेक द्वारा पूरा भुगतान प्राप्त किया। देखो कविता से, कविता कौन है, ये वाली, ठीक है।
अब इसे चेक द्वारा पूरा भुगतान प्राप्त किया। अब भुगतान कितना लेना था इससे? 12,000 रुपये, क्योंकि व्यापारिक छूट का कभी भी पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाता है। हम कविता से 12,000 रुपये मांगते थे और उससे 12,000 रुपये प्राप्त हो गए। अगली देखिए, अब हम एक एक लेन देन की एक एक एंट्रियां देखेंगे। सबसे पहले देखिए, जनवरी 8 को 5,000 का माल सरिता से क्रय किया, तो परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। क्यों? माल व्यवसाय में आया है और माल क्या होती है? संपत्ति होती है, और संपत्तियां जब भी व्यवसाय में आती हैं तो आने वाली को क्या करते हैं? डेबिट। इसलिए परचेज को क्या किया है? डेबिट। ठीक है, कितने से करेंगे? 5,000 से। ठीक है, सरिता को भविष्य में अपन को पैसे चुकाने हैं, भविष्य में पैसे चुकाने हैं, तो सरिता क्या हो गई? अपना दायित्व है। और मैंने आपको बताया था कि दायित्व में वृद्धि होती है तो वृद्धियों को क्या करते हैं? जमा। इसलिए इसको क्या सरिता को क्या कर दिया? जमा कर दिया। कितने से कर दिया? 5,000 से। अब अगली एंट्री देखिए, नेहा ने 4,000 रुपए का माल सुप्रिया से उधार खरीदा, यानी सुप्रिया माल बेच रही है। अब माल बेचेगी तो माल व्यवसाय से जाएगा और जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं? जमा। इसलिए सेल्सेस को तो क्या कर देंगे? जमा। और नेहा को क्या कर देंगे? नाम, क्योंकि नेहा अपना क्या हो जाएगी? संपत्ति, और संपत्तियों में वृद्धि को क्या करते हैं? डेबिट। देखो, नेहा को क्या किया है? डेबिट। कितने से करेंगे? 4,000 से। देखो, जनवरी 12 की एंट्री है ये। नेहा को डेबिट क्यों किया? क्योंकि नेहा से भविष्य में पैसा अपन को प्राप्त करना है, तो ये अपनी संपत्ति है, यानी अपने क्या है? देनदार है, और देनदार संपत्तियां होती है, और संपत्तियों में जब भी वृद्धि होती है तो वृद्धि को क्या करते हैं? डेबिट या नाम कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, टू सेल्सेज, माल अपने पास से गया है और सेल्सेज को हमेशा क्या करते हैं? जमा। कितने से करेंगे? 4,000 से। अगला देखिए, नेहा से, देखो जनवरी 18, नेहा से 3,850 का चेक उसके खाते के पूर्ण भुगतान के बदले प्राप्त किया। उसे 150 की क्या दी? छूट। देखो, ये छूट दी है उसको, तो 150 का नुकसान हो गया, इसको क्या कर देंगे? डेबिट। और 3,850 रुपए का चेक प्राप्त किया है, तो चेक अपने व्यवसाय में संपत्तियां आई हैं तो उसको भी क्या करेंगे? डेबिट। देखिए, बैंक, मैंने कल भी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कैश आए तो कैश को करना है, अगर बैंक में पैसे या चेक के द्वारा पैसा आए तो चेक को क्या करना है? डेबिट। तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से आएगा? 3,850 का। देखो, चेक अपन को 3,850 का वो आए, तो डेबिट में कितना लिखेंगे? 3,850। डिस्काउंट कितने का दिया है? 150 रुपए का, तो डिस्काउंट को डेबिट कितने से कर देंगे? 150 रुपए से। अब देखो, नेहा से प्राप्त हुए हैं अपन को पैसे कितने? 4,000। अब देखो, जब नेहा को अपन ने संपत्ति बनाया था, यानी नेहा से भविष्य में अपन को पैसे प्राप्त करने थे, तो अपन ने नेहा को क्या किया था? डेबिट। ठीक है, क्यों? क्योंकि संपत्तियों में क्या हुई थी? वृद्धि। अब जब नेहा से अपन को पैसे प्राप्त हो गए तो संपत्तियों में क्या हो गई? कमी। और संपत्तियों में कमी को क्या करते हैं? जमा। इसलिए इसको क्या कर देंगे? इसलिए नेहा को क्या कर दिया? जमा। आप दूसरी प्रकार से भी देख सकते हैं कि नेहा क्या है? व्यक्ति है, तो व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है कि पाने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं? डेबिट, और देने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं? जमा। इसलिए नेहा ने अपन को पैसे दिए हैं ना, तो देने वाली कौन है? नेहा। इसलिए नेहा को मैंने क्या कर दिया? जमा। कितने से? 4,000 से। अगला देखिए, जनवरी 20, देखो 4,900 का भुगतान सरिता को दिया, यानी सरिता को अपन ने 4,900 रुपए दिए हैं, यानी पाने वाला कौन हो गया? अब सरिता। तो सरिता को क्या कर देंगे? डेबिट। और अपन ने 100 रुपए की छूट दी, किसने? उसने दी है, यानी सरिता ने अपन को 100 रुपए की छूट दे दी, तो अपने लिए ये फायदा हो गया, और फायदे को क्या करते हैं? जमा। तो देखिए, अभी का एंट्री में देखिए, हाँ देखिए, सरिता क्या है? पाने वाली है। सरिता एक व्यक्ति है, तो व्यक्तिगत खाता हो गया। ठीक है, अब व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है? पाने वाले को क्या करते हैं? नाम। इसलिए सरिता को क्या कर दिया? 4,900 से नाम या डेबिट। देखो, और अपने पास से क्या गया है? कैश। और कैश क्या होती है? एक संपत्ति, और संपत्तियां जब व्यवसाय से जाती हैं तो जाने वाली को क्या करते हैं? जमा। इसलिए इसको क्या कर देंगे? जमा करेंगे। देखिए, एक मिनट, ये अमाउंट बाद में लिखना है आपको। कैश कितना गया है? 4,900, और छूट कितने की प्राप्त हुई है अपन को? 100 रुपए की।
ठीक है, तो इसमें क्या लिख देंगे 100 रुपये, क्योंकि डिस्काउंट को इसमें जमा क्यों किया है, क्योंकि डिस्काउंट अपना क्या है फायदा, और फायदे को नाम मात्र के खाते के नियम के अनुसार क्या करेंगे जमा, इसलिए क्या कर दिया इसको जमा। अब देखो इनका टोटल क्या आएगा 5000, तो 5000 से क्या कर देंगे इसको नाम, क्योंकि सरिता अपने से कितने पैसे मांगती थी 5000 मांगती थी। देखो जनवरी 22 की एंट्री क्या है, 10,000 का माल नगद में खरीदा। अब देखो नगद में माल खरीदा है, तो खरीदा है मतलब परचेज को क्या करना है डेबिट करना है, और कैश अपने पास से चला गया तो क्या करेंगे इसे जमा। जनवरी 22 परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 और कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। अगली एंट्री देखेंगे जनवरी 24, कविता 15,000 का माल बेचा, यानी कविता को 15,000 का माल बेचा, यानी सेल किया है, यानी माल गया है, तो मतलब क्या करेंगे उसे जमा। सेल से को क्या करेंगे जमा। उसे 20% का व्यापारिक छूट दी है। देखो 15,000 का 20% निकालेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3,000 आ जाएगा। ठीक है, यानी 15,000 में से 3,000 की तो उसे छूट दे दी। ठीक है, कितने बचे 12,000 रुपए। अब 12,000 से अपन एंट्री करेंगे। देखो कविता को माल बेचा है तो डेबिट करेंगे 12,000 से, और सेल्सेस कितने आ जाएगी 12,000 से जमा। अगली एंट्री देखिए, कविता से चेक द्वारा पूरा भुगतान प्राप्त किया। अब भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, अब जब भी भुगतान प्राप्त करेंगे तो कैश आएगा, कैश आएगा तो संपत्तियां बढ़ेंगी, और संपत्तियों में वृद्धि को क्या करते हैं डेबिट, तो कैश को क्या करेंगे डेबिट। यानी बैंक से आया है तो बैंक को करेंगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से 12,000 से। अब देखिए कविता से पैसे प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, कविता से अपन को पैसे प्राप्त करने थे तो अपनी संपत्ति थी। अब जब उससे पैसे प्राप्त हो गए तो संपत्तियों में क्या हो गई कमी, और जब संपत्तियों में कमी होती है तो उसे क्या करते हैं जमा। सबसे पहला नियम तो ये आप इस हिसाब से देख सकते हैं, तो कितने से करेंगे 12,000 से जमा कर देंगे। दूसरी बात आप देखेंगे कि कविता एक व्यक्ति है, इसलिए व्यक्तिगत खाते का नियम लगेगा, और व्यक्तिगत खाते का नियम क्या होता है कि देने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं जमा, इसलिए कविता को 12,000 से क्या कर दिया जमा। अब हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे टोटल, तो दोनों पक्षों का टोटल आएगा 52,000। धन्यवाद।